स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो आपका साइंस है, क्लास 10th का ये साइंस है, इसमें हम लोग 2025 का जो PYQ है उसका हम व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं, एनालिटिकल उसका स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पूरा 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया है और उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स का वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर भी हम लोग पढ़ लिए हैं। और हम लोग ये लास्ट करेंगे बायोलॉजी में 8 आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसके बाद 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इसको हम लोग 2 से 3 लेक्चर में करके 2025 का समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 2024 का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। ये बायोलॉजी वाला पार्ट्स है, ये आपके साइंस के बायोलॉजी वाला पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 21, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखेंगे। अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? फर्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? यानी हम इसको इंग्लिश मीडियम में अगर इस क्वेश्चन को लिखे तो हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन स्टोमक। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो स्टोमक होता है, हमारा जो अमाशय होता है, उसमें डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं, पाचक रस पाए जाते हैं। और उस पाचक रस का क्या रोल है, क्या काम करता है वो पाचक रस? तो इसका आंसर पहले हम लोग इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, फिर हिंदी मीडियम में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पहले इसका आंसर 21 क्वेश्चन नंबर का, रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टोमक आर फॉलोइंग। अमाशय में पाचक रस की निम्नलिखित भूमिका है। रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टोमक आर फॉलोइंग। अब देखिए इसमें डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टोमक हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड। ये स्टोमक में जो पाचक रस पाए जाते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। यानी हम लोग जो फूड अपने मुंह के जरिए लेते हैं वो कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। और स्टोमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं, पाचक रस पाए जाते हैं। और वो डाइजेस्टिव जूस जो है उस फूड को जिसको हमने मुंह के जरिए लिया है, जो अभी स्टोमक में पहुंचा है, उसको ब्रेक डाउन करता है। और उसके बाद क्या करता है कि उसको इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी उसको उसके सरल अवयवों में तोड़ता है, सरल पदार्थों में। यानी हर कई स्टेप में जा करके वो डाइजेस्ट होता है। तो सिंपलर जो उसका सब्सटेंस होगा उस भोजन का, उसमें तोड़ता है, मेकिंग इट ईजियर टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। और इससे क्या होता है कि इस भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसको एब्जॉर्ब करना आपके बॉडी के लिए आसान हो जाता है। इसको भी इजी करता है ये डाइजेस्टिव जूस, दोनों काम करता है। देखिए ये फूड को भी ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद ब्रेक डाउन करके उसको सिंपलर जो सब्सटेंस है उसमें उसको कन्वर्ट करता है और उसको इजी बनाता है, उसमें पाए जाने वाला जो न्यूट्रिएंट्स है उसको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करने में। उसके बाद दिस जूसेस कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये स्टोमक में पाए जाने वाले कौन कौन से जूसेज है, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और क्या है, एंजाइम्स है उसमें कई तरह के, जैसे लाइक पेप्सिन को हम ले सकते हैं। ये क्या करता है, विच डाइजेस्ट प्रोटीन। ये पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो इतना ही लिख देना है, आपको 2 में 2 मार्क्स आ जाएंगे, किसी प्रकार का इसमें कोई मार्क्स कटौती नहीं होगी। हिंदी मीडियम में देखिए, अमाशय में पाचक रस की निम्नलिखित भूमिका है। अमाशय में पाचक रस भोजन को सरल पदार्थों में बदलने में मदद करते हैं। अमाशय में जो पाचक रस पाया जाता है वह आपके मुंह के द्वारा लिया हुआ भोजन जो अभी अमाशय में पहुंचा है उसको सरल पदार्थों में बदलता है, बदलने में मदद करता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण आसान हो जाता है। अब ये पोषक तत्व जो है इसको आपका जो ब्लड के जरिए ये पोषक तत्व आपके शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचता है।
शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है, तो इन पोषक तत्वों का जो अवशोषण है, चूँकि ब्लड उसको एब्जॉर्ब करेगा तभी तो ब्लड के जरिए, इसको रक्त के जरिए पोषक तत्वों को भेजेगा शरीर के सभी भागों में। तो इससे आसान हो जाता है जब भोजन, क्योंकि जिस रूप में आप खाते हैं उस रूप में तो ब्लड के वेन से होकर के जाएगा नहीं, तो ये पाचक रस उसको तोड़ करके सरल जो उसके अवयव है जो उसमें तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद ये इसको अवशोषण करना, इसको अब्जॉर्ब करना आसान हो जाएगा आपके बॉडी के लिए। इसमें क्या पाया जाता है आमाशय में, पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पाचक रस है। ये आमाशय में भोजन को तोड़ता है सरल अवयवों में। उसके बाद पेप्सिन है, ये क्या है, एक एंजाइम है, और ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो मुख्य रूप से आमाशय में पाचक रस की जो भूमिका है उसमें आपको इतना लिख देना है, 1 मार्क्स भी कटेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। मछली, केंचुआ, मच्छर और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। यहाँ पर 4 आपको जीव दिए हैं, एक है मछली, एक है केंचुआ, एक है मच्छर और एक है मनुष्य। तो इसका आंसर देखिए 22 का, मछली, केंचुआ, मच्छर और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग निम्नलिखित हैं। जीवों के नाम इधर दे दीजिएगा और इधर श्वसन अंग दे दीजिएगा। आप लोग बीच में लाइनिंग कर लीजिएगा इस तरह से, और इसमें आप 1 नंबर में आप लिख दीजिएगा मछली। मछली हिंदी में इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इसमें ये गलफरा से सांस लेती है। फिश इसको अंग्रेजी में बोलते हैं और गलफरा को गिल्स बोलते हैं। तो गिल्स भी ऑप्शन रह सकता है हिंदी में भी आपको गिल्स लिख सकता है और गलफरा भी लिख सकता है। तो मछली का सांस लेने का जो अंग है वो गिल्स है। उसके बाद केंचुआ, चेरा जिसको बोलते हैं, अर्थवॉर्म, ये त्वचा से सांस लेता है, स्किन से। उसके बाद मच्छर, मॉस्किटो बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो मच्छर जो है ये वायु नलिका से आपको सांस लेती है, एयर ट्यूब से, और इसी को ट्राचिया भी कहते हैं। ये ट्राचिया भी उसमें पाए जाते हैं। तो ट्राचिया से ये मच्छर जो है क्या करता है, ट्राचिया या वायु नलिका की सहायता से, ट्राचिया को हिंदी में भी हम ट्राचिया ही बोलेंगे। तो इस तरह से ये ट्राचिया जो है और एयर ट्यूब, वायु नलिका, इसकी सहायता से मच्छर जो है सांस लेते हैं। उसके बाद मनुष्य का, हम लोग तो चूँकि मानव है तो इसमें ज़्यादा कुछ हम लोगों को जानना नहीं है। मनुष्य है तो हम लोग कैसे सांस लेते हैं पता है। मनुष्य जो है ये फेफड़ा से सांस लेता है। उसके बाद ह्यूमन, ये लंग्स, ये फेफड़े की सहायता, फेफड़े का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे तो हम नाक से सांसों को खींचते हैं और नाक से ही छोड़ते हैं, लेकिन हम सांस के रूप में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ा में क्या होता है, पहुंचता है, हमारे लंग्स में पहुंचता है। तो मनुष्य के जो श्वसन अंग है वो लंग्स हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम है, चूँकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए, मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण क्या है। आंसर 23। आप इसको पहले हिंदी मीडियम में देख लीजिए, तब इंग्लिश मीडियम में आराम से समझ में आ जाएगा आपको। रक्त का द्विगुण संचरण, मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है कि रक्त का संचार होते रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है। तो जो ये ब्लड सर्कुलेशन होता है ये आपका डबल होता है। डबल दो प्रकार का ये द्विगुण, यानी द्विगुण यानी 2 गुण वाला हम कह सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है। और 2 प्रकार के वेन्स भी पाए जाते हैं आपके बॉडी में, और दोनों वेन्स में अलग अलग जो है प्रकार के ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट तक। तो इसी को देखना है कि मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण ये क्या है, इसके बारे में हमको लिखना है। द्विगुण परिसंचरण का अर्थ है कि रक्त एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरता है। एक साइकिल जो होता है, एक चक्र में क्या होता है कि जो ब्लड जो है 2 बार हार्ट से होकर के गुजरता है। पहली बार हृदय से फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजन प्राप्त करता है,
देखिए पहली बार में ये ब्लड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आपके हार्ट से फेफड़ों तक गया, और फेफड़ा तक गया तो फेफड़ा में आप जान रहे हैं कि पहले से ऑक्सीजन है वहाँ अवेलेबल, तो ऑक्सीजन को रिसीव करता है ये ब्लड। हार्ट से कहाँ गया, फेफड़ा तक, और फेफड़ा तक जा कर के ऑक्सीजन को रिसीव किया। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में, और ब्लड जब वहाँ गया तो हीमोग्लोबिन जो है उसी को हम क्या कहते हैं, ये लाल रक्त कण आरबीसी, वो क्या करता है कि आपको ऑक्सीजन का ड्राइव वाहक उसको कहा जाता है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है। तो वो क्या करेगा, फेफड़ा से ऑक्सीजन को ले आएगा ब्लड में, प्राप्त करता है। इसी को हम फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। इसको हम लोग फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं, क्योंकि हार्ट जो होते हैं उसमें चेंबर होते हैं, और उस चेंबर को हम फुफ्फुस कोष्ठ कहते हैं। तो फुफ्फुस कोष्ठ की इसकी भूमिका होती है रक्त के परिसंचरण में, इसलिए इसको हम फुफ्फुसीय परिसंचरण भी कहते हैं। तो एक स्टेप में क्या हुआ, दो चरण में ये आपको रक्त गुजरता है हृदय से। तो पहली बार में क्या होता है, हृदय से फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजन प्राप्त करता है, और फिर हृदय से शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। और जब फिर फेफड़ा से रिटर्न आया हार्ट में, तो अब जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको बोला जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन शामिल है, और वैसे ब्लड को पूरे बॉडी में जो है वो क्या करेगा, ये इसको पहुंचाएगा। तो इसको दूसरा प्रकार का जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रणालिक परिसंचरण। तो फुफ्फुसीय परिसंचरण, अगर इसी में आपको चेंज करके क्वेश्चन पूछ दे इस बार कि फुफ्फुसीय परिसंचरण में क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि फुफ्फुसीय परिसंचरण में ब्लड रक्त जो है वह हृदय से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, और वह फेफड़ों से ऑक्सीजन को क्या करता है, ढोकर और फिर फेफड़ों तक लाता है। और उसके बाद प्रणालिक परिसंचरण में क्या होता है, तो ऑक्सीजन मिश्रित जो रक्त होता है उसको हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो ये बात आप समझे कि ये द्विगुण परिसंचरण यानी 2 गुण वाला परिसंचरण आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि 2 फेज में ये सर्कुलेशन हो रहा है। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस, इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। डबल सर्कुलेशन मीन्स ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। ब्लड जो है ये 2 बार हार्ट से होकर के पास करता है इन 1 साइकिल, एक साइकिल में, एक चक्र में। फर्स्ट इट ट्रेवल्स फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। फर्स्ट जो आपका ये साइकिल होता है उसमें ये ब्लड कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करता है, हार्ट से लंग्स तक, हृदय से फेफड़ा तक ट्रेवल करता है। क्यों, टू रिसीव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिसीव करने के लिए। और इस प्रोसेस को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। और सेकेंड साइकिल में क्या होता है, एंड देन, और तब फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और उसके बाद तब फिर हार्ट से पूरे बॉडी में, शरीर के जो रेस्ट भाग है यानी पूरे बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी में ये डिलीवर करता है ऑक्सीजन को। और इसको क्या कहा जाता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन या प्रणालिक संचरण का परिसंचरण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसको भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में देखा। और अब रहा आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ये 24 तक, उसके बाद हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो इसका 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे। डायलिसिस का सिद्धांत क्या है, इसका आंसर देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डायलिसिस, इंग्लिश मीडियम में। ये इंग्लिश मीडियम में आप इसको देखिए, आप यहाँ इंग्लिश नहीं लिखिएगा आप लोग, ये सीधे आप डैश दे दीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस लिख करके, और इसको भी पहले हिंदी मीडियम में देख लीजिए ताकि इंग्लिश मीडियम में आपको आसानी से समझ में आ जाए। डायलिसिस का सिद्धांत हिंदी मीडियम में, डायलिसिस का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ डायलिसिस, ये हमारा क्वेश्चन है। तो डायलिसिस का सिद्धांत रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त द्रव को अर्ध पारगम्य झिल्ली से छानकर हटाना है। अब हमारे ब्लड में बहुत सारे वेस्टेज जो है प्रवेश कर जाते हैं, बहुत सारे बेकार अपशिष्ट पदार्थ हमारे ब्लड में आपको शामिल हो जाते हैं, और कुछ
अतिरिक्त द्रव, जैसे यूरिक एसिड वगैरह भी हमारे ब्लड में बहुत अधिक अगर आपको मिश्रित हो जाते हैं तो इसको हमारे ब्लड से निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि हम नहीं निकालेंगे तो ये जो अपशिष्ट पदार्थों वाला ब्लड है या अतिरिक्त द्रव वाला जो ब्लड है, इसका शरीर के अदर्स जो हमारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे जो बॉडी के सेल्स हैं, सभी सेल्स में ये अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त द्रव चले जाएंगे और ये हमारे पूरे बॉडी को क्या करेंगे, एक तरह से बीमार कर देंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो बेकार चीज़ है, इसको अर्धपारगम में जो झिल्ली होता है उससे छान कर हटाना जो है, ये डायलिसिस सिद्धांत का काम है। इसमें विसरण, परासरण, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया शामिल होती है, जिससे स्वस्थ वृक्क जैसी क्रिया होती है। वृक्क जो होता है किडनी, ये किडनी का काम है कि आपके रक्त में उपस्थित जो वेस्टेज है या फिर जो अतिरिक्त द्रव है उसको छान करके और यूरिन वगैरह के माध्यम से शरीर से बाहर उसको निकालना। तो ये विसरण, परासरण और अल्ट्राफिल्ट्रेशन 3 प्रोसेस याद रखिएगा। ये इसको VPA करके आप याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा तो VPA ये VPA मतलब विसरण, परासरण और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। देखिए, विसरण, परासरण, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये डायलिसिस में इस 3 प्रक्रिया को शामिल किया जाता है और इससे क्या होता है कि स्वस्थ वृक्क जैसी क्रिया होती है। ये किडनी जो कार्य करता है, एक स्वस्थ किडनी जो कार्य करता है, उस तरह का आपको प्रोसेस जो है अपनाया जाता है कृत्रिम तरीके से। और उस तरीके में 3 प्रोसेस शामिल होते हैं, एक है विसरण, एक है परासरण और एक है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब ये विसरण, परासरण और अल्ट्राफिल्ट्रेशन हम किसी अदर्स लेक्चर में इसको क्लियर कर देंगे, मेरे ध्यान में रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में इसका प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, ये इंग्लिश मीडियम में है, इसको इंग्लिश काट दीजिएगा। द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, बेकार पदार्थ है, बेकार उत्पाद जो हमारे ब्लड में शामिल हो गया है, उसको रिमूव करना, ये डायलिसिस सिद्धांत है। डायलिसिस सिद्धांत यही कहता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड, और जो बेकार का द्रव शामिल हो गया है कहाँ, फ्रॉम ब्लड, खून में, तो वहाँ से बाय पासिंग इट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कह सकते हैं इसको कि अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल आपको मेम्ब्रेन है, एक सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है उसके द्वारा ब्लड से वेस्टेज और जो एक्सेस फ्लूइड है उसको बाहर निकालना, यही जो है थ्योरी ऑफ डायलिसिस है। दिस वर्क्स बाय डिफ्यूजन, विसरण VPA हम बोले हैं, इसको याद रखना है, नीचे लिखे तो VPA विसरण, उसके बाद ऑस्मोसिस, परासरण एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन, यानी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये 3 जो है आर्टिफिशियल प्रोसेस डायलिसिस में अपनाए जाते हैं। और ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, इसी के जरिए क्या किया जाता है कि जो ब्लड में जो वेस्ट में प्रोडक्ट होते हैं और जो एक्सेस फ्लूइड होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है, और उसको निकालने में अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है, सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होता है, उसके जरिए बाहर निकालता है, और मिमिकिंग द फंक्शन ऑफ हेल्दी किडनीज। और ये क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो स्वस्थ किडनी है, जिसका काम है ये वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालना, तो ये आर्टिफिशियल तरीक़ा से हम इसको करते हैं। तो इसी आर्टिफिशियल तरीके को हम मिमिकिंग कहेंगे, यानी हम जो है एक तरह से मिमिकिंग करते हैं हेल्दी किडनी का, किसमें, डायलिसिस प्रोसेस में। तो इस तरह से आज हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 24 तक क्लास 10 साइंस 2025 का जो PYQ पढ़ रहे हैं, उसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो बायोलॉजी वाले पार्ट्स का था वो क्लियर हो गया। केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला टोटल पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में ये आपका लॉन्ग और वेरी शॉर्ट जो बचा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा।
और उसके बाद हम दूसरे साल का क्वेश्चन पढ़ेंगे या दूसरा सब्जेक्ट इसमें हम उठाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है।